नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आप नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में पहुंच चुके हो। तो नाइन्थ से टेंथ क्लास की बात की जाए तो यूं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। हमारी सेम सब्जेक्ट्स होती हैं, हमारी सेम बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे टीचर्स भी सेम रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ चेंज होता है। बोर्ड की क्लास होती है, हमारी पहली बोर्ड की क्लास होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है और इंडियन पेरेंट्स एक ऐसा बज़ क्रिएट कर देते हैं कि हमें लगता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब टेंथ क्लास एक बराबर है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर उन गलतियों को हमने अवॉइड कर दिया, इट मीन्स दैट हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं, कौन से आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स, वो सारी गलतियाँ जिनको हमें अवॉइड करना है, वो हम इस एपिसोड में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है या डाउट होता है, जो कि टेंथ क्लास में बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको सब बोलते हैं, आपके ट्यूटर्स भी बोलते हैं कि टेंथ क्लास मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपके रिलेटिव भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आपने टेंथ क्लास में गए तो पेरेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया कि टीवी देख रहा है अभी तक, टेंथ क्लास है, ये बोर्ड की क्लास है, ऐसे ही थोड़ी पास हो जाएगा। नाइन्थ क्लास में 95% आए होंगे, वो नाइन्थ क्लास थी, टेंथ क्लास में आएंगे ना, तब पता चलेगा। तो टेंथ क्लास में बहुत पढ़ना पड़ेगा ये हम सोच लेते हैं, और सोचने के बाद हम गड़बड़ी शुरू कर देते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं, जैसे हमने नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम दिए, हम बाहर निकलते हैं, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बाहर हम अपने फ्रेंड से अगर डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने तो नाइन्थ के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ही ट्यूशन जाने शुरू कर दिए। ट्यूशन कैसे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैथ्स की मैं वहाँ भी जा रहा हूँ और मैथ्स की हम दूसरे के पास भी जा रहे हैं, साइंस हम यहाँ भी जा रहे हैं, मॉर्निंग में भी जा रहे हैं, इवनिंग में भी जा रहे हैं। हम बन जाते हैं रोबोट, मशीन बन जाते हैं, बस ट्यूशन से ट्यूशन, ट्यूशन से ट्यूशन जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे का कमेंट्स आया था, उनका काफ़ी सारे कमेंट्स थे, उसमें से एक कमेंट ये था कि सर मैंने 30% सिलेबस कवर कर लिया है। भाई 30% सिलेबस, यानी कि जब तक मार्च आएगा, जब तक आपके मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब तक वो बंदा मार्च पर पहुंच जाएगा। आप यहीं बैठे हो, शुरू भी नहीं किया। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कन्फ्यूज़न होता है कि टेंथ क्लास में बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो टेंथ क्लास जो होगी वो नाइन्थ क्लास से बहुत ईजी होती है। टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास से बहुत ज़्यादा ईजी होती है। यह आपकी लाइफ का सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है। आपने जो सिक्स क्लास का एग्ज़ाम दिया है, जो आपने थर्ड क्लास का एग्ज़ाम दिया, उससे भी ईजी रहेगा, क्योंकि थर्ड क्लास के आपके लेवल के अकॉर्डिंग टफ था, सिक्स का आपके लेवल के अकॉर्डिंग टफ था, नाइन्थ क्लास आपकी टफ थी। अगर हम नाइन्थ क्लास को 10 में से 10 पॉइंट्स दें, तो आपका 10 में से जो टेंथ क्लास है उसको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। इतना ईजी रहने वाला है, बहुत सारा डिफरेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है कि टेंथ क्लास है मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये कि इसी प्रेशर में हम क्या गड़बड़ी करते हैं, हम शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी ट्यूशन्स जाना शुरू हो जाते हैं, हम उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, नोट्स यहाँ से ले आओ, नोट्स वहाँ से ले आओ, और हम रायता फैला देते हैं शुरुआत के 2 या 3 महीनों में। और उसके बाद हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने सिलेबस के चक्कर में कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक ट्यूशन वाला कुछ और बता रहा है, स्कूल टीचर्स कुछ और बता रहे हैं, यूट्यूब के पर गए हम कुछ और बता रहे हैं, रायता बन गए ना। अब यहाँ पर हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर रखना है कि हमारी टेंथ क्लास है वो नाइन्थ क्लास से ईजी है, स्मूथली चलना है। हमें दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा करने का टारगेट लेके चलना है। हमें 3 महीने में पूरा नहीं करना है, हमें 4 महीने में पूरा नहीं करना है, दिसंबर तक पूरा करना है। लेकिन दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हमारी रिवीजन भी साथ ही साथ होती रहेगी, तो प्रेशर नहीं रहेगा। दिसंबर तक हम फुल प्रिपरेशन के साथ रेडी रहेंगे, उसके बाद 2 और हमारी रिवीजन हो जाएगी, बस हो गए एग्जाम। ओके, तो पहली चीज़, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर अगर ले लिया, इट मीन्स दैट आपने शुरुआत में दौड़ने से पहले ही जो दौड़ की शुरुआत हुई तो आपने पूरा जोर लगा दिया और लास्ट में जाकर के आप रेस भी पूरी ना कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डाउट होता है कि कोचिंग लें या ना लें। बहुत सारा प्रेशर होता है। जनरल अगर किसी भी पर्सन से, किसी पेरेंट से पूछा जाए तो कहेंगे टेंथ क्लास है, कोचिंग के बिना तो काम नहीं चलेगा। टेंथ क्लास है, कोचिंग तो जाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे इस टाइप की एक बज़ क्रिएट कर दी जाती है मार्केट में, स्पेशली जो ट्यूटर्स होते हैं, कि अगर टॉप करना है तो यहाँ पर आइए, और हमें बड़े से होर्डिंग भी दिखाई देते हैं कि वहाँ पे टॉपर्स के नाम होते हैं। तो टेंथ क्लास में कोचिंग लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होती। टेंथ क्लास की अगर बात की जाए तो आपके सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आपका बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। आपका स्कोर डिपेंड करता है आप सेल्फ स्टडी कितनी करोगे, न कि आप कितनी कोचिंग ले रहे हो। अब कोचिंग लेने वाले बच्चे क्या करते हैं, रूटीन में उनकी ऑनलाइन क्लासेज है, अब तो
उसके बाद आपका अगर स्कूल होता है, स्कूल की क्लासेस के बाद आए घर पे थके हुए, ब्रेन बिल्कुल एक तरीके से टायर्ड हो चुका है, उसके बाद उनको कोचिंग जाना है। तो कोचिंग जाना बड़ी बात नहीं है, प्रेशर रहता है, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, बस वो उस ड्यूटी को पूरी करते हैं, सेल्फ स्टडी जीरो हो जाती है। तो वहाँ पर कोई आउटपुट नहीं होने वाला। टीचर्स को तो पहले से ही आ रहा है, आपने क्या दिया, आपने कुछ नहीं दिया। तो आपको कोचिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये सिर्फ मार्केट की स्ट्रेटजी होती है। आप अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हो, आपका अगर बेसिक कंसेप्ट वीक है, तब आप जाइए, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। दूसरा ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो ट्यूशन जाना शुरू कर देते हैं, कोचिंग जाना शुरू कर देते हैं, मार्च तक, एग्जाम तक कोचिंग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बताया जाता है कि लास्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, क्योंकि भाई मंथली पे करे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लास्ट में ही करवाएंगे वो। तो यहाँ पर हम गड़बड़ी करते हैं कि अगर आपको कोचिंग जाना ही है तो आप मैथमेटिक्स में, क्या सारी मैथमेटिक्स आपको नहीं आती? आती है, 2 टॉपिक नहीं आते होंगे आपको। ऐसे ही आपके साइंस में 2 चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी, तो भाई सारा साल क्यों जाओगे आप? तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, आप सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सब कुछ कर सकते हो, तो पहली बात ये कि कोचिंग को आप सबसे लास्ट में रखिए। आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए, बहुत सारे लाखों टीचर्स हैं, वहाँ से आप हेल्प लीजिए, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो कन्फ्यूज़न होती है, जो हम गलती करते हैं, वो होती है रिलेशनशिप को लेकर के। हम 10th क्लास में जाते हैं तो हमें लगता है हम थोड़े से मेच्योर हो गए, हमें लगता है कि हम थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और उसके बाद जो रिलेशनशिप का मतलब समझते होंगे, बंदा बंदी, बाबू सोना, मेले बाबू ने थाना थाया, और ये जो मेले बाबू ने थाना थाया है, ये जब शुरू हो जाता है तो आपका ये थाना ही बच पाता है, स्टडी नहीं हो पाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप रिलेशनशिप में आ गए, आने के बाद किसी एक को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए, अब रिलेशनशिप है, अभी टाइम नहीं है, उसको अकल आ जाती है कहीं से भी, उसे लगता है कि नहीं अभी कहाँ ज़रूरत है, अभी तो कैरियर के बारे में सोचना है। तो जो दूसरा है वो बड़ा इमोशनल हो जाता है, देवदास बन जाता है, अपनी स्टडी है उसका डब्बा गुल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अवॉइड करना है। ओके, 11th क्लास में, और मैं तो कहूँगा कि 11th के बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाओ, जब पूछ लेना, प्यार से पूछ लेना, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं, या फिर नहीं था, अभी मत पूछना। ओके, तो इसको अवॉइड करना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि आपके जो सेल्फ स्टडी के टाइम है वो सारा का सारा उसी में चला जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होता है कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है कि कौन क्या कर रहा है, अच्छा वो वहाँ पर ट्यूशन जा रहा है, मैं भी जाऊँगा, अच्छा वो सुबह 4 बजे जाती है, मैं भी जाऊँगी। तो ये जो कंपैरिजन है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर किसी का अपना स्टडी का पैटर्न होता है, हर किसी का स्टडी का अपना एक लेवल होता है। जैसे किसी ने बता दिया, ऐसे ही बता दिया आपको, वैसे ही मतलब किसी तरीके से कि आपने पूछा और उन्होंने फेंक दिया कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आपने भी ट्राई करना शुरू कर दिया, 1 महीना आपने लगा दिया, उठ ही नहीं पाई, क्योंकि आप नाइट स्टडी कर सकते हो बेटर। तो अगर आप मॉर्निंग बर्ड नहीं हो, नाइट राइडर्स हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको कंपेयर नहीं करना, आपको कंपेयर नहीं करना कि वो 2 ट्यूशन जा रहे हैं, भाई उसकी प्रॉब्लम होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसकी स्ट्रेटजी खराब होगी, आपकी नहीं है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। तो हमें कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, उसी के साथ कीजिए। उसके बाद फिफ्थ जो एक और गलती करते हैं हम, वो गलती करते हैं फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट की बजाय हम फोकस करते हैं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, 2 सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ साइंस, मैथ साइंस। अभी अगर मैं आपसे पूछा जाए, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितने चैप्टर्स कर लिए किस सब्जेक्ट के, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे कि सर हमने मैथ्स के 2 कर लिए, साइंस के 2 कर लिए, हिंदी इंग्लिश एसएस क्या क्या हुआ, वो बाद में देखेंगे सर, वो तो ईजी है। तो यहाँ पर हम यही गड़बड़ी करते हैं, उन्हीं की ट्यूशन 2-2 जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, लास्ट में जाकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं, मार्क्स वहाँ पर उनमें रह जाते हैं 78, 75, 80, एवरेज तो डाउन आ गई ना। तो ये हमें नहीं करना है, हमें फोकस करना है सभी सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारे लिए वो प्लानिंग है वो फेल है, हम फेल होने के लिए वो प्लानिंग बना रखी है। ओके, वो शुरुआत में ही आप प्लानिंग लेके चलिए कि आपको जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो वहाँ पे 2 घंटे दे सकते हो सेल्फ स्टडी में, 2 घंटे भी ज़्यादा होते हैं, 1.5 घंटे दीजिए आप। ओके, लेकिन उससे ज़्यादा मत दीजिए, आपको हाफ एन आवर देना है, रूटीन में देना है, तो हिंदी को भी दीजिए। हाफ एन आवर, आधा घंटा आप इंग्लिश को देना है तो देना है, मतलब उसका फिक्स है तो वो फिक्स है, वो कोटा कम नहीं करना हमें। किसी दिन एग्जाम है वो अलग बात है कि आप टाइम ले सकते हो, अदरवाइज आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये भी एक बड़ी गड़बड़ होती है कि मैथ्स और साइंस कर लीजिए, क्योंकि जो साइंस और मैथ्स है उन्हीं की ट्यूशन मिलती है ज़्यादातर को,
तो वो उसी के ऊपर फोकस करवाते हैं, हम उसी में लगे रहते हैं, तो हमारा बेस जो है वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। उसके बाद एक और गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी होती है जैसे कि बुक्स को लेकर के क्या गड़बड़ी होती है कि हम बुक्स बहुत सारी ले आते हैं, हमें ट्यूशन वाले टीचर्स हैं वो नोट्स दे देते हैं। उसके अलावा जो गुप्ता जी की शॉप होती है वहाँ पे भी टॉपर्स के नोट्स मिल रहे होते हैं, सो कॉल्ड टॉपर्स के नोट्स, वो हम ले आते हैं। हम रेफरेंस बुक ले आते हैं, फिर 10 ईयर्स ले आते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है अच्छा मेरे फ्रेंड के पास तो ये भी है, वो भी ले आते हैं। एनसीईआरटी भी ले ली हमने, और भी बहुत कुछ ले लिया। तो ये बुक्स को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर भी बड़ी गड़बड़ी ये होती है। जैसे कि आप साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, आप इन सब्जेक्ट में तो पहले बुक से कीजिए, बाद में बुक से कीजिए, और लास्ट में भी बुक से ही कीजिए। अगर आपने हेल्प बुक पहले, रेफरेंस बुक पहले ले ली, स्टडी कर ली, आपको ना तो कुछ समझ में आने वाला, कंफ्यूज रहोगे लास्ट तक, आपका स्कोर भी अच्छा नहीं रहेगा। सेम मैथमेटिक्स में अगर एनसीईआरटी से टीचर्स करवा रहे हैं ट्यूशन वाले, तो वो बेस्ट है। ट्यूशन वालों को बोलिए वहीं पे जाइए जहाँ पे एनसीईआरटी करवाई जा रही है। ओके, बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, हमें क्या दिया जाता है जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ब्लूप्रिंट दी जाते हैं, और दिया जाता है एनसीईआरटी की बुक। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आपका तैयार होता है। एक भी सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो एनसीईआरटी की बुक से बाहर होता है। ओके, उसी में से आंसर्स होते हैं, क्योंकि जब आंसर की तैयार की जाती है तो उसमें मेंशन करना होता है कि पेज नंबर कौन से ये आंसर बनेगा। ओके, तो आपको बुक्स को लेकर क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक है वो बेस्ट है, न कि कैपिटल वगैरह की आप जो ले लेते हो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। दूसरा, हेल्प बुक आप ले लीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर प्रॉब्लम्स की बात नहीं होती, कई बार ये होता है कि रिवीजन में हमें आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस बनने, तो एक हेल्प बुक आप डिसाइड कर लीजिए, वो भी लीजिए, और उसको जब करोगे जब आप अपने चैप्टर्स एनसीईआरटी में से अच्छे से कर चुके हो। ओके, तो बुक्स का हमें ढेर नहीं लगाना है, हमें सो कोल्ड उसके नोट्स, इसके नोट्स वो नहीं लेके आने। सेवन्थ जो हम मिस्टेक करते हैं वो है कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड को लेकर के। हम क्या करते हैं, हम ट्यूशन पे ट्यूशन जाए जा रहे हैं, हम नोट्स पे नोट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात नहीं बन रही। वो गड़बड़ करते हैं हम, क्योंकि हम चैप्टर्स की सेल्फ स्टडी नहीं करते। चैप्टर्स आप ट्यूशन जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। पहली बार आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए, कितना समझ में आया नहीं आया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद उस चैप्टर को समझिए कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है। जो हम मिसिंग करते हैं, जो रट्टाफिकेशन की बात करते हैं, उसमें यही तो मिसिंग करते हैं। हम उसको रीड किए जाते हैं, उसको इतनी बार रीड करते हैं ऐसे लगता है कि हम मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। हम एनालाइज नहीं करना चाहते, या एनालाइज नहीं करते कि ये कहना क्या चाहता है। आप उसको समझिए, अपनी लैंग्वेज में समझिए, आप जो भी लोकल लैंग्वेज बोलते हो उसमें समझिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो हमें कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड के साथ जाना है। जैसे कि हम सोशल साइंस का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी है, तो हमें सत्ता की साझेदारी को समझ लिया, पूरा चैप्टर हमारा हो गया। संघवाद क्या, अगर हमने ये समझ में नहीं आया और उसके बाद हम चैप्टर किए जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं होने वाला। तो हमें वो कंसेप्ट को समझना है। ओके, तो वो चीज़ें आपको आगे लेके जाएगी, स्कोर दिलाएगी, बेस बनेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर हमने कंसेप्ट नहीं समझा, वैसे ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है बता दिया, तो उसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला, कंसेप्ट के बिना। उसके बाद एक और जो आपके साथ कन्फ्यूज़न होता है वो होता है टाइम टेबल को लेकर के। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी ये होते हैं कि टाइम टेबल हम बनाए कि ना बनाए, बनाते बनाते उनको दिसंबर हो जाता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम टेबल क्यों बनाए, हम तो उसके बिना भी पढ़ सकते हैं। भाई, टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। फॉलो नहीं होगा, मुझे पता है, फॉलो नहीं होगा। जो टॉपर्स हैं उनसे 70-80% फॉलो होता है, आपसे 50% होगा। कुछ ही बच्चे इसको फॉलो कर पाते हैं, 70-80% भी, 1 to 2% के आसपास टॉपर्स वही बनते हैं। अगर टॉपर्स बनना है, आपका टारगेट 95% का है, तो आप टाइम टेबल को सेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा मस्ती करने के लिए, क्योंकि टाइम टेबल में आप डिसाइड कर लोगे कि अब हमें पढ़ना है, आपको अब टीवी देखना है, अब आपको खेलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज़ कर पाओगे। वरना क्या होता है, हमारे पास टाइम टेबल भी नहीं है, पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन दिमाग में रहता है पढ़ना है, मैं तो पढ़ नहीं रहा, पढ़ना है। वरना वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अब हमारा खेलने का टाइम है तो हम खेलेंगे, मस्ती करने का टाइम है तो मस्ती करेंगे, और चिल करोगे। भाई, आप जनवरी में जाकर के चिल करोगे, मज़े करोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी सारी स्टडी हो चुकी है, आपको टेंशन नहीं रहती। आपको पता है कि उस वक्त आपकी जैन के एंड में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, फेब में आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। मज़ा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको एंजॉय करना है तो आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। फॉलो नहीं होता है तो भी उसके साथ हमें चिपके रहना है।
टाइम को जो टाइम टेबल को लेकर के, अभी के टाइम टेबल को, उसके आपके 3-4 लेवल बनेंगे। जैसे अभी का जो लॉकडाउन का पीरियड है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। बेस्ट टाइम टेबल है वो, टाइम टेबल आपको बना के दिया हुआ है, तो उस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। ओके, उसमें सब कुछ दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है। टाइम टेबल में आपको दिया गया है कि आप 5 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करे हो, 5 से 6 घंटे, वो बहुत ज़्यादा है। टॉप करने के लिए 100% भी लेना बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये रेगुलर सेल्फ स्टडी करे हो तो उसी को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि लास्ट में जाकर के या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैसे पढ़े हम 12 घंटे 11 घंटे। भाई पहले ही बताया गया था, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हेल्थ का भी ध्यान में रखना है। तो वो चीज़ें अगर करनी है और उसके साथ सेल्फ स्टडी करनी है तो वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। बना के मैंने दे दिया, आपको फॉलो करना है। अगर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप 2 महीने फॉलो करके बताइए, 70-80%, सारा मत फॉलो कीजिए, 70-80% भी अगर फॉलो होता है, फॉलो करके बताइए और मुझे बताइएगा 95% आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके 95% प्लस आएंगे, 100% आएंगे। ओके, तो टाइम टेबल है वो फॉलो करना है। जो हम गलती करते हैं कि दिसंबर में बनाएंगे, और उसमें भी गलती करते हैं कि हम 95% लाने के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया कि ये गलतियां करते हैं हम टाइम टेबल में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस भी की है। तो हमें वो गलतियां नहीं करनी, टाइम टेबल होना चाहिए लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा। ओके, उसके बाद ऑनलाइन क्लास या फिर एग्ज़ाम की बात करें, ऑनलाइन या फिर क्लास एग्ज़ाम आपके होते हैं 10th क्लास में, तो आम तौर पे क्या आपके डाउट्स होते हैं ऑनलाइन या फिर जो क्लास एग्ज़ाम होते हैं? इस बार तो ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो जनरली ये टॉपर्स टॉपर्स तो नहीं, मीडियोकर्स, टॉपर्स तो इन एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं, और जो बच्चे बैक बेंचर्स है वो भी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनकी बात तो गई। जो मीडियोकर्स है, जो 70-80% में जा करके उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, वहीं उसी परसेंटेज में अटके हुए हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑनलाइन को फॉलो करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो टाइम वेस्टेज है। ट्यूशन वाले कहते हैं ट्यूशन आना ज़रूरी है, ऑनलाइन टेस्ट का क्या है। और अगर हम देते हैं तो उसको बस ऐसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हो, अगर आपके क्लास में ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनको आपको सीरियसली लेना, चाहे आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम है, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट है, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हैं। अगर आपको 95 प्लस जाना है, सीरियसली लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे, जैसे हमने मिड टर्म के दिए, तो हमारे कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 नहीं करे 3 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, लेकिन 2 को बड़े मज़े से कीजिए। आपकी बोर्ड की तैयारी साथ साथ हो रही है। तो हमें इन एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना होता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसको क्या सीरियसली लेना है, उसका कुछ नहीं होने वाला, अपने फिजिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, साइंस के ऊपर फोकस कीजिए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हर एक एग्ज़ाम को अच्छे से लेना है। जैसे आपके इंग्लिश टीचर ने एक टेस्ट लिया, भाई सीरियसली लेके दीजिए, एक दिन पढ़ लीजिए, एक चैप्टर हो गया ना, बात खत्म। तो ऐसे ही हमें करना है। वो छोटे छोटे जो पार्ट्स में हम करेंगे, तो वो प्रिपरेशन हम बोर्ड की करने वाले हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एनटीएससी एग्जाम वर्सेस बोर्ड एग्जाम। आज ही इसी को लेकर के एक कमेंट मिला था, आज ही मैंने वीडियो पब्लिश किया था, और उसके बाद कमेंट आया था कि सर एनटीएससी की तैयारी करें या फिर हम मिड टर्म की करेंगे, हम बोर्ड की तैयारी करें या फिर हम एनटीएससी की तैयारी करें। भाई एनटीएससी है वो आपको पंख देने वाला है। एनटीएससी एग्जाम है, एक अलग ही लेवल का होता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है ये, आपके स्टेट्स के स्टूडेंट्स नहीं है, नेशनल लेवल के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके साथ compete करने वाले हो। एनटीएससी को क्रैक कर दिया, आपकी लाइफ है वो उड़ान भरने वाली है, बहुत आगे जाने वाले हो। लेकिन एनटीएससी के साथ साथ फिर बोर्ड का क्या होगा? बोर्ड और एनटीएससी दोनों एग्जाम में एक ही सिलेबस है। एनटीएससी में आप 9th क्लास के बेसिक चीज़ें हैं उनको लेके आओगे, और बेसिक चीज़ें जितनी अच्छे से क्लियर कर लोगे आप, जैसे मई जून में अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली, तो इसका मतलब आप 10th क्लास ईजी हो जाएगी, क्योंकि वही चीज़ें 10th में कंटिन्यू होने वाली, यानी कि आपकी 10th की तैयारी हो रही है। फिर बाकी जो पढ़ोगे वो 10th का ही पढ़ने वाले हो, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले हो। तो ये जो हम खुद के साथ चीटिंग करते हैं कि हम एनटीएससी की तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बोर्ड की करें, क्योंकि मुझे 2 ट्यूशन जा रही है, तो भाई ये आप खुद को चीट कर रहे हो, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो। आप एनटीएससी पे फोकस कीजिए, बोर्ड की हो रही है, आप बोर्ड पे फोकस कीजिए, एनटीएससी की हो रही है, दोनों में अलग नहीं है। सिर्फ हमें अलग ये करना है कि शुरुआत के जो मई और जून है, जब हमारा समर वेकेशन होता है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि 9th के अच्छे से नहीं हुए, तो उनके आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख सकते हो, बस इतना ही अलग से करना है, और कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो ये हुई आपके कुछ डाउट्स की बात, कुछ गलतियों की बात जो हम करते हैं 10th क्लास में, लेकिन इनको हमें रिपीट नहीं करना है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें उनको डिस्कस कर लेंगे।
इसके साथ साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया है बेस्ट टाइम टेबल को लेकर के, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी हम उन सारी गलतियों को अवॉइड कर पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने टाइम टेबल आपको नहीं दिया गया, हमने बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस की है कि हम 10th क्लास में टाइम टेबल को लेकर के क्या गड़बड़ियाँ करते हैं, क्यों हमारा टाइम टेबल वो अच्छा नहीं बन पाता है, क्यों हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, डे में पढ़ना चाहिए या फिर नाइट में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, और जो पावर सेशन कौन सा होता है जो 1 घंटा हमारा 2 या 3 घंटे के बराबर होता है, वो सब कुछ चीज़ें हमने इस बेस्ट टाइम टेबल में हमने डिस्कस किया। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये आज का एपिसोड कैसा लगा या फिर टाइम टेबल का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।